हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन। हमने रेप्लिकेशन के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ द रेप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ये चीज़ें हमें आज डील करनी है। तो स्टार्ट विथ एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, दैट इज नोन एज द रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। इनमें बेटा छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमसे स्लिप हो गई थी या फिर जो रह गई थी, वो हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कि जो ओरी साइट होगी उसको ओपन करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। जो हेलिकेज है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो उसको कट करता है और क्या करता है, ओपन करता है। तो टू ओपन द ओरी साइट endonuclease enzyme incision the DNA सेंट। वो DNA सेंट को एक जगह से कट करेगा जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या करेंगे, टूटेंगे और वो धीरे धीरे करके क्या होगा, ओपन होगा। पहले कट लगेगा, उसके बाद में आफ्टर दैट H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड गेट ब्रेक डाउन टू ओपन द ओरी साइट को ओपन करने के लिए वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे बेटा वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से वो ओरी साइट की हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और बेटा इसकी जो ओपनिंग है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो टूटना है, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा, नोन एज मेल्टिंग। मेल्ट का मतलब पिघलना, ठीक है। तो वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं और वो क्या होने लग रहा है, ओपन होने लग रहा है। मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के लिए कितने एटीपी खर्च होते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं। 2 एटीपी आर यूज टू ब्रेक डाउन द 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 एटीपी क्या होंगे, खर्च हो जाए, ठीक है। तो मैंने रीज़न भी बताया था कि पूरा का पूरा डीएनए एक साथ में ओपन क्यों नहीं होता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि वहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगी और इतनी जो एनर्जी है वो हमारी सेल में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो डीएनए ओपन होता है वो छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में, छोटे छोटे सीमेंट के रूप में क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जिससे ये हो गया था आपका ओरी साइट से रिलेटेड आ गया। अब ओरी साइट के रिलेटेड के बाद में अगर हम बात करें, एक्टिवेशन की बात करें, तो मैंने बोला था कि जो मोनोफॉस्फेट है बेटा वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जो मोनोफॉस्फेट है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। कई बार बच्चे यहाँ पर एंजाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिख के बता रहा हूँ, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक फॉस्फेट था, यहाँ पर 2 फॉस्फेट बाहर से आके ऐड हो रहे हैं, तो ट्राइफॉस्फेट में बने। तो बेटा मोनो को ट्राई में कन्वर्ट करना है तो फॉस्फेट का एडिशन करवाना पड़ेगा। फॉस्फेट वहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे। और आपको पता है कि जो फॉस्फेट का एडिशन होता है उसको करवाने के लिए किस एंजाइम की नीड होती है, एंजाइम नेम इज द फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ये बेटा एंजाइम है,
दूसरा आपने पढ़ा था कि तब लास्ट में तब एलोंगेनेशन होता है, तब डीएनए पॉलीमरेज फिर से न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करती है। तो बेटा एक ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फिर से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया था ड्यूरिंग द एक्टिवेशन, ये तो ड्यूरिंग एक्टिवेशन है। ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वो है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि ड्यूरिंग इलोंगेनेशन क्या होगा, ड्यूरिंग इलोंगेनेशन क्या होगा। ठीक है, इलोंगेनेशन देखिएगा क्या होगा कि जो ट्राइफॉस्फेट था बेटा, ट्राइफॉस्फेट आप कुछ भी मान सकते हो, एक एग्जांपल कुछ भी ले लीजिएगा, जिसे मैं बोल दूं एटीपी था, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एएमपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर बनेगा। तो बेटा अगर ट्राई मोनो में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब किसका रिमूवल हो रहा है बोलो, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहे हैं और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। तो ये एनर्जी किसके अंदर हेल्प करेगी, दिस एनर्जी हेल्प इन द टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, हेल्प टू मेक H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में हेल्प करती है। क्लियर है ये। अब देखो अगर फॉस्फेट हट रहे तो बेटा फिर किसकी नीड होगी। ठीक है, जो ट्राइफॉस्फेट मोनो में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हटाने के लिए हटेज, है ना, हटाने के लिए हटेज एंजाइम की नीड होगी, दैट इज द फोस्फेटेज। ठीक है, अगर मैं इस फोस को दबा दूं तो क्या बन जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, हटेज, HTASE, हटेज। हटा दे, किसको हटा दे भाई, फोस्फेट को हटा दे, तो फोस्फेटेज विच रिमूव द फोस्फेट। राइलेज, आइलेज, है ना, तो जो लेके आ रहे हैं तो फोस्फोराइलेज, हटा रहा है तो हटेज। क्लियर है ये चीज, बोलो ये दोनों एंजाइम के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों के अंदर, इसलिए मैंने आपको अलग से ये पॉइंट बताया बेटा। कई बार बच्चों के दिमाग में एक ही रहता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में तब क्वेश्चन आता है तो गलती से दूसरे पे टिक कर जाते हैं, क्योंकि एक ही जैसे लगते हैं और इवन बच्चे लास्ट तक 12th पास आउट कर जाते हैं लेकिन इसको नोटिस नहीं करते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग हैं। क्लियर होगा शायद। उसके बाद में बेटा फिर जैसे हम बात कर रहे थे सुपर कोइलिंग की हमने बात करी थी। सुपर कोइलिंग, सुपर कोइलिंग बेटा अगर मान लो रिमूव आउट करनी है इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स तो किसकी नीड होगी, टोपोइसोमरेज की। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में हटानी तो किसकी यूज होगी, डीएनए गायरेज की। तो बेटा यहां पर जो सुपर कोइलिंग है, सुपर कोइलिंग इनहिबिट द या फिर स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज also known as the अरे जो अनवाइंड करेगा दैट इज द अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग उसकी एक्टिविटी को स्लो करता है। सो डीएनए गायरेज also known as the topoisomerase,
अलग अलग में होंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये। और आल्सो नोन एज द स्विलिंग प्रोटीन, ये पॉइंट नया है, ये देखना। जो उसको उधेड़ दे, है ना, या फिर जो उसको खोल दे, दैट द स्विलिंग प्रोटीन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, जो उसको क्या करेगी, ओपन करेगी। तो बेटा जो ये एंजाइम है अनवाइंडिंग अनवाइंड द डीएनए फ्रॉम द प्रोक्सिमल पार्ट, यानी कि जो किनारे वाली साइड है उधर से क्या करती जाती है, ओपन करती हुई जाती है। तो गायरेस ओपन डीएनए फ्रॉम प्रोक्सिमल पार्ट, यानी कि जो पास वाला हिस्सा है उसको वो पहले क्या करेगी, ओपन करेगी, दूर वाले को बाद में करेगी। क्लियर है ये बात। उसके बाद में और एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है बेटा, एक हमने बात करी थी प्राइमर एडिशन की, याद होगा। प्राइमर एडिशन, जो आरएनए प्राइमर है वो ऐड होगा। बेटा आरएनए प्राइमर को ऐड करवाने के लिए किस एंजाइम की नीड थी, आरएनए प्राइमेज, है ना। तो आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, प्राइमेज। उस प्राइमेज को आपके बोल सकते हो आरएनए प्राइमेज भी बोल सकते हो, आल्सो नोन एज द आरएनए प्राइमेज और आरएनए प्राइमेज भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कहां से आता है, ये किस चीज की मॉडिफिकेशन, जो आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है वो एक्चुअली में है क्या, तो दैट इज द स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए प्राइमेज है दैट इज स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमर का ये एक टाइप है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो ये बना रहा है, जो आरएनए प्राइमर बनेगा वो किस एंजाइम से बनेगा और किस ग्रुप से रिलेट करता है, तो बेटा एंजाइम का नाम आ जाएगा प्राइमेज या फिर आरएनए प्राइमेज। किस ग्रुप से रिलेट करने लग रहा है, तो स्पेशलाइज ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज का ये टाइप है। मैंने आपको कल सारी लेंथ बता दी थी आरएनए प्राइमर की। आरएनए प्राइमर की बेटा लेंथ कितनी होती है, कितने न्यूक्लियोटाइड का बनता है, तो कंसिस्ट ऑफ 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड का बनता है। लेंथ ऑफ आरएनए प्राइमर इज 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बेटा जो साइज है वो क्या करेगा, वेरी करेगा ना। जो साइज है वो कैसे का होगा, वेरी करेगा, छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, वो जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा आगे, वो किस प्राइम पे ऐड करेगा, 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम, all nucleotide will be added on which prime, that is 3 prime। जिसने भी बोला था 5 प्राइम, बेटा वो कॉन्सेप्ट प्लीज अपने स्ट्रॉन्ग कर ले, कोई डाउट है तो भी पूछ ले बेशक। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज विल ऐड all nucleotide on 3 prime end of newly formed DNA। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ अगर आपको ध्यान में नहीं है। कल हमने ऐसे पढ़ा था, Y4 बनाई थी तो 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा लग गया था जिसको हमने आरएनए प्राइमर बोला था, आरएनए प्राइमर। बेटा इसकी पोलैरिटी थी 5 प्राइम और इधर आ गया था 3 प्राइम। 3 प्राइम के ऊपर रहता है OH ग्रुप रहता है। अब जितने भी जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होने लग रहे थे
वो सारे के सारे इसी तरफ मूवमेंट करने लग रहे थे। इधर हमेशा कौन सी साइड आएगी, दैट इज द 3' साइड आएगी। जो बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा, जो डॉटेड स्ट्रैंड उस पे 5 से 3 की तरफ ही क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, तो जो इलोंगेनेशन होगा, इलोंगेनेशन विल हैपन इन 5' to 3' डायरेक्शन। 5 से 3' डायरेक्शन के अंदर ही वो होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद में बेटा फिर हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट की बात कर ली थी। ओकाजाकी फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट में, ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे, ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज देयर ओन आरएनए प्राइमर। सही है फिर गलत है? सही है गलत है? सही है, बिल्कुल। ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट, कल मैंने आपको बताया था कि ओकाजाकी नाम कहाँ से आया था, जो जैपनीज साइंटिस्ट था रेजी और ओकाजाकी, उन्होंने मिलकर इसको फाइंड आउट किया था। तो उन्हीं साइंटिस्ट के नेम के ऑनर में इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला गया। तो ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज इट्स ओन आरएनए प्राइमर। सभी के अंदर खुद का आरएनए प्राइमर होगा। और मैंने कल ये भी बोला था कि अगर रेप्लिकेशन के अंदर या सेल के अंदर आरएनए प्राइमर नहीं होगा तो क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाएगा? नहीं होगा। अगर ओरिसाइट होगी तो क्या स्टार्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बेटा रेप्लिकेशन करने के लिए ओरिसाइट और आरएनए प्राइमर का होना क्या है? जरूरी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि वो रीजन जहां से 2 डीएनए स्ट्रैंड अलग होते हैं, उस रीजन को या उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आएगा ए पॉइंट वेयर फ्रॉम 2 डीएनए स्ट्रैंड्स are separated from each other. Known as, बोलो, known as replication fork, or also known as the Y fork भी बोलते हैं। वाई फोर्क या फिर वाई शेप भी हम बोल सकते हैं, जहाँ से वो चीज़ क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, अगर बेटा हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें कैसी अपीयरेंस देगा, तो 9th एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन केस ऑफ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन under microscope give the eye or bubble, eye or bubble shape during separation of 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। तब वो अलग होंगे तो आपको पता कि बाई डायरेक्शनल है, तो बेटा एक स्ट्रैंड ऐसे ओपन होके जाएगा, ऐसे होने लग रहा है ना, एक में प्रोसेस इधर चलेगा और एक में इधर चलेगा, तो ये क्या बन गया, आई के जैसे अपीयरेंस दे रहा है या फिर बबल की जैसी दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया। ठीक है, उसके बाद में एक आता है कॉर्नबर्ग एंजाइम किसको बोलते हैं। ये काफ़ी बार नेट एग्जाम में बेटा पूछा गया है कि विच एंजाइम इन्होंने द
कोनबर्ग एंजाइम। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, कोनबर्ग जी के बारे में। ये कोनबर्ग थे, इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसलिए इसको कोनबर्ग एंजाइम बोलते हैं। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इन विट्रो डीएनए फॉर्मेशन करी थी। जो बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है दैट इन्होंने द कोनबर्ग एंजाइम, क्योंकि इन्होंने ही ये डिस्कवर किया था। और जो कोनबर्ग है उन्होंने ही फर्स्ट टाइम लैब के अंदर डीएनए सिंथेसाइज किया था। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये बेटा रेप्लिकेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो ये 3 टाइप होते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो किसके टाइप है? प्रोकैरियोटिक के फिर यूकैरियोटिक के। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो यूकैरियोटिक में कितने थे? 5 अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था उसकी कितनी सबयूनिट थी? 7 थी। कौन कौन सी थी बेटा? वो चीजें मैं आपको वहां पर पहले करवा चुका हूं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये बेटा 3 हो गए। इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंसेस डील करने की क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। तो बेटा कंपैरिजन में फर्स्ट पॉइंट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कोनबर्ग, नोन एज, या फिर डिस्कवर्ड बाय, क्या नाम है? कोनबर्ग। कब किया था? इन 1957 के अंदर डिस्कवर किया। ठीक है, तो इसलिए इसको कोनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। और जो कोनबर्ग थे उन्होंने फर्स्ट डीएनए सिंथेसाइज कर दिया था, किसमें? लेबोरेटरी के अंदर कर दिया था। अब जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है बेटा, इसका काम क्या होगा? अगर फंक्शन की बात करें तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इट सेपरेट आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को सेपरेट करेगा ड्यूरिंग डीएनए रिपेयरिंग, है ना, या फिर डीएनए से क्या कर देगा? अलग कर देगा। और जो गैप होगा उसको भी फिल करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो एक तो आरएनए प्राइमर को क्या करता है? अलग करता है, एंड हेल्प इन गैप फिलिंग। गैप को भी फिल करने में ये हेल्प करेगा। तो इसको हम डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम भी बोलते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है दैट इन्होंने द डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम, आल्सो नोन एज डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा और क्या खास बात होगी बेटा? इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसमें क्या होगी? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जो बाकी किसी में भी नहीं है। ध्यान देना, एक्सोन्यूक्लियस जो न्यूक्लियोटाइड को हटाए, है ना। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हटाएगी, इसका मतलब क्या होगा? पहले वो चीज़ देखो।
जैसे मालूम मैं बोलता हूँ कि ये डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम, ये एक डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, और ये मान लो 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया तो वो न्यूक्लियोटाइड को हटाना स्टार्ट कर देगी, ये इसको हटाती जाएगी, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी बोलिए ना, तो ये इसको हटाएगी, किनारे की तरफ से हटाएगी, और कौन से किनारे पे से हटाएगी, 5 प्राइम से जाएगी और 3 प्राइम की तरफ मूव करती हुई जाएगी। तो दिस वन इज द एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डार्क सी। तो स्टार्ट रिमूवल या फिर डाइजेशन फ्रॉम 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड की तरफ से ये क्या करेगी, मूव करेगी। अगर बेटा इसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हो, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन में ऐड करेगी, कहाँ से कहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करती हुई जाएगी, वो चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखनी है। तो इसके अंदर देखो दोनों तरह की एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियेज भी और क्या है, एंडोन्यूक्लियेज भी है। तो एक्सोन्यूक्लियेज हमने देख लिया इधर, अभी हम बात करते हैं किसकी, पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डार्क, ठीक है, इसके अंदर ये ऐड करती हुई चली जाएगी। और मैंने क्या बताया था, आरएनए का प्राइमर हटाएगी, वो भी बता दिया, गैप फिलिंग है वो भी करवाएगी, जो मेजर एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है बेटा। अब दूसरा एंजाइम आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है दैट इज लीस्ट एक्टिव एंजाइम, सबसे कम एक्टिव एंजाइम। यहां पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसकी एक खास बात हो रही है कि इसमें 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम, ध्यान देना, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है। सर अभी तो आपने ये बताया था 5 प्राइम से 3 प्राइम, अभी आप उल्टा बता रहे हो। बेटा इसके अंदर दोनों तरह की एक्टिविटी है, 5 प्राइम से भी न्यूक्लियोटाइड को हटा सकते हैं, 3 प्राइम से भी हटा सकते हैं, तो इसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये आपका रिपेयरिंग के अंदर मेजर टाइप का एंजाइम हो जाएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव या फिर लीस्ट एक्टिव एंजाइम, जो सबसे कम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में कौन काम करेगा रिपेयरिंग में, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड हेल्पफुल इन डीएनए रिपेयरिंग in absence of DNA polymerase first, ठीक है, एंड थर्ड। अगर ये नहीं होंगे तो फिर रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा। तो इसके भी आप पे ये काम करेगा। अब मैं बात करता हूँ एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसके अंदर थी, इसके अंदर एक्टिविटी क्या होगी बेटा, अब्सेंट होगी। ये जो एक्टिविटी है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी वो इधर थर्ड में भी क्या होती है, अब्सेंट होती है। मैंने दोनों एक साथ बता दिया, सिर्फ फर्स्ट में प्रेजेंट है, बाकी दोनों में क्या है, अब्सेंट है। पॉलीमराइजेशन देखिएगा आप, इसमें था 5 प्राइम से 3 प्राइम, न्यूक्लियोटाइड 5 से 3 की तरफ ऐड होंगे, तो बेटा सभी के अंदर 5 से 3 वाली एक्टिविटी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर थी, 3 से 5 थी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो सबसे मेन खास बात आ गई ये वाली एक्टिविटी, ठीक है, जो ये एक्टिविटी है कि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में, बाकी किसी के अंदर भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में बेटा आता है आपका थर्ड टाइप दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप के बारे में हमें बात करनी। तो देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है दैट इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए
रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम यही है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय टू फेमस साइंटिस्ट, दैट इज डेलुचिया एंड द कैरेंस। डिस्कवर्ड बाय डेलुचिया एंड कैरेंस। आपने एक पढ़ा होगा कैरन थीटा मॉडल्स, बाइनरी फिजिक्स में मैंने करवाया था बैक्टीरिया के केस में, वहाँ पर ये चीज़ बताई थी। और जो सबसे बड़ी जो चेन है, जो लार्जर चेन है, वो इसी एंजाइम को बनाती है। तो लार्जेस्ट चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड मेक दिस एंजाइम। जो ये एंजाइम है वो सबसे बड़ी चेन का बना हुआ। एंड दिस एंजाइम आल्सो नोन एज रेप्लिकेस। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, नीट के अंदर पीएमटी में पूछा गया था पहले कि किस एंजाइम को हम रेप्लिकेस बोलते हैं, तो नोन एज रेप्लिकेस। बेटा ये हो गया यहाँ पर आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन, क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है। आई थिंक शायद क्लियर होगा। तो ये था कंपैरिजन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। इसके बाद में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। फिर हमारा रेप्लिकेशन वहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। आई होप शायद चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अगर अच्छे लगे तो आप अपने कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।